हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट, अब हम आ गए हैं डुअलिटी के अगले वीडियो में। इससे पहले भी स्टूडेंट हमने जो वीडियो अपलोड किए, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के बहुत से वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं स्टूडेंट। जैसे असाइनमेंट प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है स्टूडेंट, सिंप्लेक्स मेथड है, बिग एम मेथड है, रिजोल्यूशन ऑफ डिजनरेसी है। इनके बहुत सारे वीडियो अपलोड है स्टूडेंट। आप प्लेलिस्ट में जा करके इन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। और किसी भी टॉपिक को आपको अगर पढ़ना है तो स्टूडेंट इसका स्टार्टिंग से पढ़ें, लेक्चर 1, फिर इसका लेक्चर 2, फिर लेक्चर 3। और स्टूडेंट असाइनमेंट प्रॉब्लम और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ये दो एक अलग टॉपिक हैं कि इनको हम अगर पढ़ते हैं तो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 पढ़ेंगे तो पूरा बहुत अच्छा समझ में आएगा स्टूडेंट। लेकिन जब हम सिंप्लेक्स मेथड, बिग एम मेथड और रिजोल्यूशन ऑफ डिजनरेसी और इसके आगे के टॉपिक स्टूडेंट जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमको क्रम ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले हम सिंप्लेक्स मेथड के सभी वीडियो क्रम से पढ़ें, इसके बाद बिग एम मेथड पढ़ें, इसके बाद स्टूडेंट हम रिजोल्यूशन ऑफ डिजनरेसी पढ़ें और इसके बाद स्टूडेंट डुअलिटी है। इस तरीके से हम पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट एक एक वीडियो क्रम से आप देखते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। किसी एक वीडियो अगर हम बीच में देखते हैं किसी वीडियो को स्टूडेंट तो ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सिंप्लेक्स मेथड से स्टार्ट होता है। तो स्टूडेंट सभी स्टूडेंट जिस किसी को भी कोई भी वीडियो देखना हो तो पहले सिंप्लेक्स मेथड, फिर बिग एम मेथड, इसके बाद रिजोल्यूशन ऑफ डिजनरेसी, इस तरीके से आप ये सीरीज को पढ़ेंगे तो सभी स्टूडेंट को ये बहुत अच्छा टॉपिक समझ में आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम डुअलिटी जो टॉपिक चल रहा था हमारा, उसमें हमने जो हमारी गिवन प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट, गिवन प्रॉब्लम जो हमारी होती है उसको हम प्राइमल फॉर्म कहते हैं स्टूडेंट। और इसको अगर हमें डुअल में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हम प्राइमल का स्टैंडर्ड फॉर्म, प्राइमल का स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं स्टूडेंट। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है अगर प्रॉब्लम हमारी मैक्सिमाइज की है तो स्टूडेंट जितनी भी कंस्ट्रेंट्स हैं सभी कंस्ट्रेंट्स में लेस देन इक्वल टू का साइन होगा। सभी कंस्ट्रेंट्स में साइन होगा लेस देन इक्वल टू का। और स्टूडेंट जब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम बना लेंगे, अगर प्रॉब्लम हमारी मिनिमाइजेशन टाइप की है, मैक्सिमाइजेशन टाइप की है तो स्टूडेंट लेस देन इक्वल टू का साइन। और अगर हमारी प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की टाइप की है तो जितनी भी कंस्ट्रेंट्स हैं सभी कंस्ट्रेंट्स में स्टूडेंट जो हमारा साइन होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू का होगा, चाहे ये प्राइमल फॉर्म हो चाहे डुअल फॉर्म हो। मैक्सिमाइज के साथ लेस देन इक्वल टू और मिनिमाइज के साथ ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होगा स्टूडेंट। और इसके बाद जब प्राइमल फॉर्म हमारा बन जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म का, फिर हम इसको डुअल में कन्वर्ट करते हैं। और स्टूडेंट बहुत सारे वीडियो में अपलोड कर रखे हैं इनका मेथड किस तरीके से बनाया जाएगा डुअल, वो आप एक एक वीडियो इसको स्टार्टिंग से देख सकते हैं। अब स्टूडेंट हम चलते हैं कि क्वेश्चन को जो हमारी प्रॉब्लम गिवन होगी स्टूडेंट, इसको अब हमें पूरा सॉल्व करना है। तो इसके दो मेथड हैं। एक मेथड स्टूडेंट है यूज डुअलिटी टू सॉल्व द गिवन एलपीपी, यानी जो एलपीपी गिवन होगी इसका हम डुअल का यूज करके इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, वो मेथड है। और एक मेथड है स्टूडेंट इसका डुअल सिंप्लेक्स मेथड। दोनों मेथड स्टूडेंट अलग अलग हैं। अगर क्वेश्चन लिख के आएगा यूज डुअलिटी टू सॉल्व द एलपीपी, यानी कि लिखने के मेथड यहां पर देखते हैं स्टूडेंट। अगर क्वेश्चन में यहां पर लिखकर आएगा यूज डुअलिटी टू सॉल्व गिवन एलपीपी, तो स्टूडेंट इसका मेथड लगाने का अलग है। यानी कि प्राइमल फॉर्म को पहले डुअल में कन्वर्ट करते हैं और फिर डुअल प्रॉब्लम को सिंप्लेक्स वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। लेकिन स्टूडेंट अगर हमारे मेथड में लिखकर आता है यूज डुअल सिंप्लेक्स मेथड, यानी कि अगर हमारा लिख के आता है स्टूडेंट यूज डुअल सिंप्लेक्स मेथड, यूज डुअल सिंप्लेक्स मेथड,
तो स्टूडेंट यूज डुअल सिंप्लेक्स मेथड अलग है और यूज डुअलिटी टू सॉल्व द एलपीपी ये मेथड स्टूडेंट अलग है। अगर क्वेश्चन में आता है यूज डुअल सॉल्व द एलपीपी यानी डुअल का यूज करो और गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व करो, या यूज डुअलिटी टू सॉल्व द एलपीपी, तो स्टूडेंट इसका मतलब है कि प्राइमल फॉर्म को पहले हम डुअल में कन्वर्ट करेंगे और डुअल कन्वर्ट करने के बाद सिंप्लेक्स मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे, तब स्टूडेंट इसका हम आंसर निकालते हैं। और अगर हमारे क्वेश्चन में लिख करके आता है यूज डुअल सिंप्लेक्स मेथड, तो स्टूडेंट ये पूरा का पूरा एक मेथड है यूज डुअल सिंप्लेक्स मेथड। डुअल सिंप्लेक्स मेथड स्टूडेंट अलग है, इसके हमारे जो फार्मूले लगाने के स्टेप हैं ये बिल्कुल अलग हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम इस टाइप के प्रॉब्लम पर बात करते हैं, यूज डुअलिटी टू सॉल्व द एलपीपी। ऐसे क्वेश्चनों पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। तो हम इस टाइप के क्वेश्चनों को पहले देखते हैं, इसके बाद हम बताएंगे डुअल सिंप्लेक्स मेथड। ये स्टूडेंट बिल्कुल अलग मेथड है, ये अलग मेथड से क्वेश्चन लगेंगे। देखते हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट यहां पर लिखा है यूज डुअलिटी टू सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी, यानी कि एक गिवन प्रॉब्लम है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है स्टूडेंट यहां पर, और इसमें डुअल का यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसका हम डुअल बनाएंगे और डुअल बनाने के बाद फिर हम इसको सिंप्लेक्स वाली मेथड से सॉल्व करेंगे। जब स्टूडेंट सिंप्लेक्स वाले मेथड से सॉल्व करेंगे तो सिंप्लेक्स के टोटल रूल यूज होंगे। सबसे पहले हम इसको डुअल में कन्वर्ट करते हैं। तो डुअल में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट जो गिवन प्रॉब्लम होगी ये स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म में सबसे पहले लिखी होगी। यानी स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म स्टूडेंट इसका क्या होता है कि मैक्सिमाइज की प्रॉब्लम हो और मैक्सिमाइज की अगर मैक्सिमाइज की हो या मिनिमाइज की हो, स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म में हो। अगर प्रॉब्लम मैक्सिमाइज की है स्टूडेंट तो इसमें लेस देन इक्वल टू का साइन हर इनइक्वलिटी में होगा, हर कंस्टेंट्स में होगा। तो यहाँ पर मैक्सिमाइज की प्रॉब्लम है, मैक्सिमाइज के साथ जितनी भी कंस्टेंट्स हैं स्टूडेंट सभी कंस्टेंट्स में लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। तो स्टूडेंट इसमें भी लेस देन इक्वल टू का साइन है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो स्टूडेंट ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म में बनी हुई है, लेकिन हर कंस्ट्रेंट्स में सभी वेरिएबल होने चाहिए। तो इसमें यहाँ पर x1 है, टोटल वेरिएबल यूज हुए हैं x1 x2, इसमें केवल x1 आया है तो x2 भी बनाएंगे स्टूडेंट। तो इसको हम थोड़ा सही करके लिखते हैं, लेकिन ये इसका स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म बना हुआ है, इसको हम डुअल में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन पहले इसमें सभी इनइक्वलिटीज में हम सभी वेरिएबल को बना लेते हैं। तो यानी कि इसको हम और करके लिख सकते हैं। यहां पर स्टूडेंट लिखा है मैक्सिमाइज जेडपी इक्वल टू 3x1 माइनस 2x2, यानी कि यहां पर लिखा है स्टूडेंट 3x1 माइनस का यहां पर लिखा है 2x2, और इसके बाद स्टूडेंट सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स जो बनी हुई हैं, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स। केवल x1 वेरिएबल है, x2 नहीं है, तो स्टूडेंट इसमें हम लिखेंगे x1 प्लस 0x2 और लेस देन इक्वल टू यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट 4। इसके बाद दूसरा यहाँ पर इसमें x2 है स्टूडेंट, x1 नहीं है, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 0x1 प्लस का यहाँ पर लिखते हैं x2 और ये वैल्यू आती है स्टूडेंट लेस देन इक्वल टू यहाँ पर 6, और फिर यहाँ पर लिखते हैं x1 प्लस x2, तो स्टूडेंट यहाँ से मिल जाएगा x1 प्लस का x2 और लेस देन इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 5। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर x2 है, तो यहाँ पर लिखते हैं 0x1 माइनस का x2 और स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा लेस देन इक्वल टू -1। इसके बाद यहाँ पर नॉन नेगेटिविटी कंडीशन स्टूडेंट यहाँ पर x1, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका स्टूडेंट हम लिखते हैं स्टैंडर्ड डुअल, यानी कि स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म का मतलब स्टूडेंट मैक्सिमाइज की प्रॉब्लम में हमेशा लेस देन इक्वल टू का साइन होना चाहिए।
अब हम इसको डुअल में कन्वर्ट करते हैं, तो डुअल फॉर्म इसका देखते हैं स्टूडेंट। तो यहां पर लिखते हैं डुअल फॉर्म। तो स्टूडेंट यहां पर इसका डुअल फॉर्म जो हम बनाएंगे, डुअल फॉर्म ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का स्टूडेंट अब हम डुअल फॉर्म बनाएंगे। डुअल फॉर्म का मतलब है मैक्सिमाइज की प्रॉब्लम है तो इसको मिनिमाइज में कन्वर्ट करेंगे। तो यानी यहां पर लिखेंगे स्टूडेंट मिनिमम जेड और जेड डी इक्वल टू। तो स्टूडेंट इसमें हमें डुअल वेरिएबल बनाने होंगे, तो जितनी भी कंस्ट्रेंट्स होंगी उतने वेरिएबल हमें बनाने पड़ते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर कंस्ट्रेंट्स हमारी हैं 1 2 3 4, तो इसके लिए 4 वेरिएबल होंगे, वो डुअल वेरिएबल स्टूडेंट यहाँ पर बोले जाते हैं। तो डुअल वेरिएबल को हम W1 से, यानी कि पहली कंस्ट्रेंट्स के लिए W1 यूज करेंगे, दूसरी कंस्ट्रेंट्स के लिए स्टूडेंट W2 यूज करेंगे, तीसरी कंस्ट्रेंट्स के लिए W3 यूज करेंगे और स्टूडेंट फोर्थ कंस्ट्रेंट्स के लिए हम W4 यूज करेंगे। और स्टूडेंट इन W1 W2 W3 का इंटू इसमें करके और इसको हम यहाँ पर लिखते हैं मिनिमाइज जेड में। तो यहाँ से आ जाएगा 4W1 प्लस 6W2, तो यहाँ पर स्टूडेंट मिल जाएगा 4W1 प्लस का 6W2। और स्टूडेंट इस तरीके का डुअल बनाने का हमने मेथड जो है पिछले वीडियो में कई प्रॉब्लम हमने लगवाई है, बहुत डिटेल में समझाया है, तो वहाँ से स्टूडेंट समझ सकते हैं। ये हमारा रफली वर्क है स्टूडेंट। इसमें यहाँ पर W1 W2 W3 W4 ये केवल यहाँ पर समझाने के लिए मेंशन किए हैं स्टूडेंट, ये यहाँ पर प्रॉब्लम में नोट नहीं करना है, यहाँ से यहाँ पर डायरेक्ट लिखना है। ये केवल समझाने के लिए कि W1 का इसमें W2 का इसमें इंटू करके यहाँ पर लिखते हैं, तो ये नहीं लिखना है यहाँ पर, यहाँ से प्रॉब्लम डायरेक्ट सॉल्व करनी है। तो 4W1 6W2 5W3, तो स्टूडेंट यहाँ पर आता है 5W3 और इसके बाद स्टूडेंट लिखा है माइनस का W4, ये मिल जाएगा माइनस W4। सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट। तो इन्हीं W1 W2 W3 का इंटू इसमें करते हैं स्टूडेंट, इसका कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है और ये जो यहाँ पर लिखे रहते हैं स्टूडेंट मैक्सिमाइज जेड पी में 3 और -2 कोफिशिएंट, यानी कि ये कॉलम है ये रो में कन्वर्ट होता है और इसका ये रो है वो कॉलम में कन्वर्ट होता है, वो उसकी जगह आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर 3 और -2 है, तो स्टूडेंट यहाँ पर मिल जाएगा 3 और यहाँ पर लिखेंगे -2। और मिनिमम के साथ स्टूडेंट ग्रेटर देन इक्वल टू का, मैक्सिमाइज के साथ स्टूडेंट लेस देन इक्वल टू का साइन होता है और मिनिमम के साथ हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू लगेगा। अब देखते हैं स्टूडेंट फर्स्ट कॉलम से इसका फर्स्ट का सेट बनेगी, यानी कि इसका फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बनाएगा, सेकंड कॉलम इसका सेकंड रो बनाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पर W1 0W2, तो स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा W1 प्लस 0W2। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ लिखा है W3 प्लस का यहाँ पर लिखते हैं W3 और स्टूडेंट यहाँ पर प्लस का 0W4, तो यहाँ पर मिल जाएगा 0W4। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर चलते हैं 0W1, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट 0W1, फिर यहाँ लिखते हैं प्लस का W2, इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं W3 और इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं माइनस का W4 और इसके बाद स्टूडेंट हम नॉन नेगेटिविटी कंडीशन को लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं एंड नॉन नेगेटिविटी कंडीशन W1 W2 और यहाँ पर लिखते हैं W3 और इसको W4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट इसको हम सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करते हैं। पहले इसको हम और ठीक तरीके से लिखते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर सिंप्लेक्स का मेथड लगाएंगे। यहां नोट करते हैं स्टूडेंट, यानी कि मिनिमम जेड डी इक्वल टू, तो यानी कि यहां पर लिखा है स्टूडेंट मिनिमम जेड डी इक्वल टू लगाएंगे 4W1 6W2, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट 4W1 प्लस का यहाँ पर लिखा है 6W2, फिर स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं प्लस का 5W3 आएगा। इसके बाद लिखा है माइनस का यहाँ पर लिखा है W4। अब यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट W1 प्लस W3, तो यहाँ पर लिखते हैं W1
प्लस यहाँ पर आता है W3 और सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट से स्टूडेंट ये लिखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसके बाद स्टूडेंट लिखा है W2 W3 माइनस W4, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं W3 W2 प्लस का यहाँ पर आता है W3 और माइनस का यहाँ पर लिखते हैं W4 और ग्रेटर देन इक्वल टू स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं -2 और नॉन नेगेटिविटी कंडीशन और एंड यहाँ पर W1 W2 यहाँ पर W3 और स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं W4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अब स्टूडेंट यहाँ पर डुअल बनाने के बाद अब ये डुअल फॉर्म बन गया स्टूडेंट प्रॉब्लम का। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो स्टूडेंट सॉल्व करने का जो हमारा मेथड है ये मेथड है सिंप्लेक्स मेथड। अब स्टूडेंट हमें सिंप्लेक्स मेथड के टोटल रूल फॉलो करने, यानी सिंप्लेक्स मेथड से जब हम किसी भी एलपीटी को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, तो हमें याद रखना पड़ता है कि जो प्रॉब्लम हमारी हो ये मैक्सिमाइजेशन टाइप की हो और इसका स्टूडेंट राइट हैंड साइड हो वो पॉजिटिव हो। इसके बाद स्टूडेंट हम इसमें सिलेक्ट और सरप्लस वेरिएबल ऐड करके हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है सिंप्लेक्स टेबल के लिए। सिंप्लेक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है स्टूडेंट, यहाँ पर प्राइमल का स्टैंडर्ड फॉर्म था, उससे डुअल बनाने का मेथड बताया था, लेकिन अब सिंप्लेक्स मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सिंप्लेक्स मेथड का स्टैंडर्ड फॉर्म स्टूडेंट हमें याद रखना होगा। यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो सिंप्लेक्स मेथड का है उसकी कंडीशन है कि जब हम सिंप्लेक्स मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहली बात स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान रखनी है कि प्रॉब्लम हमारे पास जो है वो मैक्सिमाइज की होनी चाहिए। यानी ये मिनिमाइज की है तो इसे मैक्सिमाइज की बनाएंगे, यानी कि माइनस का इंटू करेंगे इसमें, तो ये मिनिमाइज की जगह पर मैक्सिमाइज हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट हम यहाँ पर राइट हैंड साइड पॉजिटिव होना चाहिए, यानी नॉन नेगेटिव हो। इसमें यहाँ नेगेटिव का साइन लगा है, सबसे पहले इस नेगेटिव वाले साइन को हटाएंगे स्टूडेंट और फिर इसमें हम सिलेक्ट और सरप्लस वेरिएबल जोड़ करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट हम सिंप्लेक्स मेथड के टेबल से इसको सॉल्व करने का मेथड देखते हैं। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट इसे। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर हम सिंप्लेक्स टेबल के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, यानी प्रॉब्लम जो हमारी हो वो मैक्सिमाइजेशन टाइप की हो। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, या इसको सबसे पहले हम मैक्सिमाइज ZD, मैक्सिमाइज मिनिमाइज की प्रॉब्लम है तो मैक्सिमाइज, सिंप्लेक्स टेबल सॉल्व करते हैं तो मैक्सिमाइज बनाते हैं स्टूडेंट, मैक्सिमाइज ZD डैश। तो मिनिमाइज से जब मैक्सिमाइज बनाएंगे स्टूडेंट तो यहाँ माइनस का इंटू करेंगे, यानी कि माइनस का यहाँ पर आ जाएगा W1, माइनस का 6W2 और माइनस का यहाँ पर स्टूडेंट 5W3 और स्टूडेंट ये हो जाएगा प्लस का W4। और स्टूडेंट इसके बाद सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स, राइट हैंड साइड नॉन नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि ये नॉन नेगेटिव है, यानी कि यहाँ पर W1 प्लस W3 और स्टूडेंट यहाँ पर लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर नॉन नेगेटिव नहीं है, ये नेगेटिव है, तो इसमें -1 का इंटू करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट माइनस का W2 और माइनस का W3 और फिर लिखते हैं स्टूडेंट प्लस का W4। और जैसे ही माइनस का इंटू करते हैं स्टूडेंट इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी और यहाँ पर लिखते हैं 2। और अब स्टूडेंट यहाँ पर नॉन नेगेटिविटी कंडीशन लिखते हैं, एंड W1, W2, यहाँ पर W3 और W4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और स्टूडेंट यहाँ मैक्सिमाइज ZD है, इसका मतलब यहाँ पर मिनिमम ZD की जगह पर मैक्सिमम ZD डैश लिखा है स्टूडेंट, मैक्सिमम ZD डैश। और स्टूडेंट माइनस का चेंज आ गया इसमें, इसका मतलब इसमें माइनस का इंटू कर दे तो ये मिनिमम ZD के बराबर है स्टूडेंट। और यहाँ पर ये कन्वर्ट हो गया। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं सिंप्लेक्स के लिए, तो यहाँ पर लिखते हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, यहाँ पर आ जाएगा मैक्सिमम ZD डैश इक्वल टू, तो
तो स्टूडेंट लिखा है माइनस का 4W1, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4W1 माइनस का 6W2 और इसके बाद स्टूडेंट माइनस का 5W3, तो माइनस का यहाँ पर 5W3 और स्टूडेंट प्लस का यहाँ पर लिखा है W4। और स्टूडेंट इसमें अब यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, यहाँ इक्वल टू बनाना है, सिंप्लेक्स के लिए इक्वल टू बनाना है, तो ग्रेटर है तो स्टूडेंट सरप्लस वेरिएबल को इसमें ऐड करते हैं, W1 प्लस W3, तो यहाँ पर लिखते हैं सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट स्टूडेंट W1 प्लस W3, तो एक नए वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट, W4 वेरिएबल यूज हुए हैं तो नया वेरिएबल होगा W5 और स्टूडेंट यहाँ पर माइनस का W5 और इक्वल टू में यहाँ पर 3 आएगा। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ लेस देन का साइन है, लेस देन इक्वल टू है, तो इसमें सिलेक्ट वेरिएबल को ऐड करेंगे, माइनस का W2 माइनस W3, तो स्टूडेंट यहाँ से आ जाएगा माइनस का W2 माइनस का W3 और प्लस का W4, फिर यहाँ लिखते हैं स्टूडेंट प्लस का W4 और स्टूडेंट एक नया वेरिएबल इसमें ऐड करेंगे W5 के बाद W6 और स्टूडेंट यहाँ पर इक्वल टू यहाँ पर मिल जाएगा 2 और इसके बाद स्टूडेंट नॉन नेगेटिविटी जो कंडीशन होगी उसमें सभी वेरिएबल आ जाएंगे W1 W2 डॉट 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 स्टूडेंट यहाँ पर W6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यहाँ तक। अब स्टूडेंट बनाएंगे सिंप्लेक्स टेबल और स्टूडेंट इस बात को याद रखना है कि हमें इसका आंसर निकालना है। ये यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा है मैक्सिमाइज ZP, मैक्सिमाइज Z, यानी ये प्राइमल का सॉल्यूशन निकालना है, लेकिन निकालना डुअल के मेथड से है, तो डुअल बनाया, डुअल के बाद अब इसको सिंप्लेक्स से सॉल्व करना है स्टूडेंट, तो सिंप्लेक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया, अब सिंप्लेक्स टेबल से इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इससे आंसर निकालेंगे। जो आंसर आएगा स्टूडेंट वो मैक्सिमाइज ZD डैश का आएगा, लेकिन डुअल का जो आंसर आना चाहिए वो मिनिमम ZD डैश का, तो जब हम मिनिमम ZD डैश निकालेंगे तब हमें डुअल का आंसर मिल जाएगा और स्टूडेंट इसी डुअल के आंसर से हम इस प्रॉब्लम का आंसर निकालेंगे। इस प्रॉब्लम में यहाँ पर मैक्सिमम ZP लिखा हुआ है स्टूडेंट, और अब यहाँ पर सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं और इसको देखते हैं आगे सॉल्व करके। और स्टूडेंट जो हमने डुअल प्रॉब्लम यहाँ पर बनाई थी, तो डुअल प्रॉब्लम में केवल 4 वेरिएबल थे स्टूडेंट, W1, W2, W3 और W4। ये W5 और W6 स्टूडेंट ये सरप्लस और सिलेक्ट वेरिएबल आया है, तो हमें इसकी वैल्यू नहीं निकालनी है, W1 से W4 की वैल्यू निकालनी है। और ओरिजिनल प्रॉब्लम जो स्टूडेंट है इसमें केवल हमें X1 और X2 की वैल्यू निकालनी है। तो अब यहाँ पर सिंप्लेक्स टेबल से इसको सॉल्व करते हैं, फिर आगे देखते हैं। और स्टूडेंट यहाँ पर मैक्सिमाइज ZD डैश में सभी वेरिएबल होने चाहिए, तो सभी वेरिएबल के लिए यहाँ W4 आया है, फिर यहाँ लिखते हैं W5 0 कर दें और प्लस का यहाँ पर लिखते हैं 0 W6, सभी वेरिएबल ऑब्जेक्टिव फंक्शन में लिखे होते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं B, फिर यहाँ पर लिखते हैं CV, इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर W में आ गए वेरिएबल तो WB, इसके बाद यहाँ पर W1, फिर यहाँ पर लिखते हैं W2, W3, W4 और W5, इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं W6। फिर स्टूडेंट यहाँ पर आता है मिनिमम रेशियो, WB अपॉन जो भी इनकमिंग वेक्टर मिलेगा उससे डिवाइड करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर स्टूडेंट लिखते हैं CJ और यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट डेल्टा J। तो यहाँ पर माइनस W1 का कोफिशिएंट स्टूडेंट -4 है, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट -4, यहाँ पर -6, फिर यहाँ पर आता है स्टूडेंट माइनस का 5, -5 के बाद स्टूडेंट 4 का यहाँ पर 1, 5 का 0 और 6 का 0। इसके बाद स्टूडेंट जो राइट हैंड साइड होता है ये 3 और 2 लिखा हुआ है, ये WB में लिखा जाता है, WB में यहाँ पर लिखते हैं 3 और फिर यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट 2। इसके बाद अब कोफिशिएंट यानी कि यहाँ पर W1 का कोफिशिएंट 1 है, W2 नहीं है, W3 का कोफिशिएंट 1 है, W4 नहीं है स्टूडेंट, और W5 का कोफिशिएंट -1 है और W6 का कोफिशिएंट 0 है।
इसके बाद में W1 नहीं है तो W1 का कोफिशिएंट 0, W2 का -1, W3 का -1, W4 का 1, W5 नहीं है और W6 का कोफिशिएंट 1 है स्टूडेंट। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट बेसिस कौन सा बनाता है। जितनी भी यहाँ पर इक्वेशन होती हैं स्टूडेंट, यहाँ पर 2 इक्वेशन है तो 2 इक्वेशन के लिए जो हमारी बेसिस होती है वो बनती है यहाँ पर 1 0 और 0 1। तो यहाँ पर स्टूडेंट देख रहे हैं 1 0 ये W1 लिखा है, इसके बाद लिखते हैं 0 1 ये W6 लिखा है। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो 1 आया है इस वेरिएबल को देखते हैं और दूसरे नंबर पर 1 आया है इस दूसरे वेरिएबल को देखते हैं। तो ये वेरिएबल स्टूडेंट यहाँ पर लिखा है W1, तो बेसिस का पहला नंबर स्टूडेंट यहाँ पर हम W1 रखेंगे और दूसरे नंबर पर 1 आया स्टूडेंट, इसके ऊपर देखते हैं यहाँ पर W6 लिखा है तो स्टूडेंट यहाँ पर दूसरे नंबर पर W6 लिखेंगे। इसके बाद स्टूडेंट CV में इसकी कॉस्ट लिखी जाती है जो यहाँ पर CJ में लिखी हुई है, यानी W1, तो W1 के ऊपर लिखा है स्टूडेंट यहाँ पर -4 और इसके बाद स्टूडेंट W6, तो W6 में यहाँ पर लिखा हुआ है 0। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं जो बेसिस बनाते हैं स्टूडेंट इनका आंसर हमेशा 0 आता है तो यहाँ पर 0 लिखते हैं और यहाँ पर भी स्टूडेंट इसका आंसर 0 लिखते हैं। अब स्टूडेंट इसका आंसर यहाँ पर निकालते हैं Δ1 Δ2, तो स्टूडेंट यहाँ पर जो Δj का आंसर होता है वो होता है CJ माइनस CV इंटू WJ, यानी कि जब हम Δ1 निकालेंगे स्टूडेंट तो Δ1 का जो आंसर होगा वो होगा C1 माइनस CV इंटू W1, यानी कि C1 का मतलब स्टूडेंट यहाँ पर C1 के लिए तो निकल चुका है स्टूडेंट, डायरेक्ट लिख देते हैं। C2 के लिए Δ2 के लिए निकालते हैं तो C2 माइनस CV इंटू W2, तो यानी Δ2 C2 स्टूडेंट यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस का 6 और माइनस CV स्टूडेंट ये है और W2 स्टूडेंट यहाँ पर ये है। इन दोनों का इंटू करके ऐड करते हैं स्टूडेंट तो यहाँ पर 0 आएगा और यहाँ पर भी स्टूडेंट 0 आएगा, तो इस तरीके से यहाँ पर 0 मिल जाएगा तो स्टूडेंट यहाँ से मिल जाएगा -6। इसी तरीके से जब इसको निकालते हैं स्टूडेंट तो इसका इसमें इंटू करते हैं और इसका इसमें इंटू करते हैं तो -4 आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर 0 आ जाएगा और जितना भी आ जाए स्टूडेंट इसको माइनस कर देते हैं इस ऊपर वाले नंबर से। ये नंबर C बोला जाता है CJ, तो C3 आ जाएगा यहाँ, तो -5 में से स्टूडेंट यहाँ पर -+4, तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू यहाँ पर -1 आएगी। इसी तरीके से अब यहाँ पर Δ4 निकालते हैं तो Δ4 का मतलब है यहाँ पर 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट, इसका इंटू इसमें करते हैं तो 0 आ जाएगा और स्टूडेंट यहाँ पर 0 का इंटू 1 में करते हैं तो भी 0 आ जाएगा, तो स्टूडेंट यहाँ पर 1 मिल जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर जब निकालेंगे तो 0 में से माइनस करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर देखते हैं CV को -4 का इंटू 1 में करते हैं तो 4 आ जाएगा और स्टूडेंट यहाँ पर 0 का इंटू 0 में करते हैं तो 0, तो इस तरीके स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा -4। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम देखते हैं कि Δj में जो सबसे बड़ा नंबर हो पॉजिटिव में, एक ही नंबर है उसी को इनकमिंग मानते हैं, एक से ज्यादा अगर पॉजिटिव है तो मैक्सिमम वाले को देखते हैं। तो यहाँ पर एक ही नंबर पॉजिटिव है स्टूडेंट, तो इसी को हम मान लेते हैं इनकमिंग वेक्टर। तो स्टूडेंट ये जो है ये इनकमिंग वेक्टर का रोल कर रहा है, इसको लिखते हैं इनकमिंग वेक्टर। और जब स्टूडेंट इनकमिंग वेक्टर निकल आता है तो इसको हम डिवाइड करते हैं, यानी कि इनकमिंग वेक्टर की वैल्यू है स्टूडेंट यहाँ पर W4, तो W4 से हम डिवाइड करते हैं, WB को W4 से डिवाइड करेंगे। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर WB देखते हैं और W4 देखते हैं, डिवाइड करते हैं तो 3 डिवाइडेड बाई 0, तो स्टूडेंट यहाँ पर आता है 3 डिवाइडेड बाई 0 और इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाई 1, यहाँ पर लिखते हैं 2 डिवाइडेड बाई 1। अब स्टूडेंट इसके आंसर कैसे लिखते हैं, मिनिमम रेशियो में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है जब सिंप्लेक्स से सॉल्व करते हैं। तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको देखते हैं स्टूडेंट, अगर कोई भी नंबर निगेटिव से डिवाइड करें, किसी भी नंबर को निगेटिव से डिवाइड करें, चाहे पॉजिटिव नंबर हो चाहे स्टूडेंट यहाँ पर 0 नंबर हो, अगर हम निगेटिव से डिवाइड करते हैं तो स्टूडेंट हमेशा डैश लिखते हैं, हमेशा डैश।
और दूसरा स्टूडेंट, अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं किसी भी पॉजिटिव नंबर को तो स्टूडेंट हमेशा डैश लिखते हैं, और स्टूडेंट अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं 0 को तो स्टूडेंट हमेशा डैश लिखते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर स्टूडेंट इसका जो आंसर आएगा 0 यानी पॉजिटिव डिवाइडेड बाई 0, इसका आंसर स्टूडेंट हम डैश लिखेंगे, और इसका आंसर स्टूडेंट हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर जो मिनिमम रेशियो है स्टूडेंट ये 2 माना जाएगा, क्योंकि डैश का कोई मीनिंग नहीं है। तो इस 2 को यहाँ पर ये मिल जाएगा आउटगोइंग वेक्टर, आउटगोइंग वेक्टर। जब ये स्टूडेंट आउटगोइंग वेक्टर मिलेगा तो आउटगोइंग वेक्टर की वैल्यू है W6 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो W6 यहाँ पर भी हम मेंशन कर देंगे आउटगोइंग वेक्टर, ये मिल जाएगा आउटगोइंग वेक्टर। और स्टूडेंट इनकमिंग और आउटगोइंग का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ये आउटगोइंग ये इनकमिंग, तो इनकमिंग और आउटगोइंग का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन स्टूडेंट होगा वो ये मिला, इसको हम बोलते हैं की एलिमेंट। ये स्टूडेंट की एलिमेंट है 1। अब हम जो स्टूडेंट नई टेबल बनाएंगे सिंपलेक्स टेबल, आगे सॉल्व करेंगे, और स्टूडेंट तब तक ये सॉल्व होती रहेगी जब तक कि ये सभी डेल्टा जे नेगेटिव ना हो जाए। नेगेटिव हो जाएंगे वही प्रॉब्लम हमारी बंद हो जाएगी। और स्टूडेंट यहाँ पर जेड डी डैश निकालते रहते हैं, जब ये सब नेगेटिव हो जाएंगे स्टूडेंट डेल्टा जे, तब यहाँ मैक्सिमाइज लिख देंगे। इसका आंसर आता है स्टूडेंट CV इंटू WB से, CV का WB में इंटू करते जाएंगे और ऐड कर देंगे। इसका इसमें इंटू करेंगे स्टूडेंट -12 आएगा, इसका इसमें इंटू करेंगे 0 आएगा, -12 में 0 को ऐड करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पर -12 आएगा। अब स्टूडेंट हम जब नई सिंपलेक्स टेबल बनाएंगे तो उसमें आउटगोइंग वेक्टर जो हमारा आया है यहाँ पर, इसको यहाँ से हम रिमूव करेंगे, हटाएंगे, और इसकी जगह पर इनकमिंग वेक्टर को लिखेंगे, यानी कि W4 यहाँ पर आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और स्टूडेंट आउटगोइंग वेक्टर यहाँ इसलिए मेंशन कर देते हैं, कभी कभी आर्टिफिशियल वेरिएबल यानी कि m वाला नंबर यहाँ आता है तो अगली टेबल में इसको हटा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसमें m वाला नंबर नहीं आया है, यानी कि वो पेनल्टी वाला होता है। अगर वो आ जाता है स्टूडेंट तो उस कॉलम को हटाते हैं, इसमें कुछ भी नहीं हटाना है। आउटगोइंग वेक्टर को यहाँ से आउटगोइंग वेक्टर हटा करके इनकमिंग को रखना है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो अगली टेबल देखते हैं। और अब स्टूडेंट यहाँ पर आगे चलते हैं, यानी कि ये यहाँ पर आता है B, इसको यहाँ लिखते हैं CV, यहाँ पर लिखते हैं WB, फिर यहाँ पर आता है स्टूडेंट W1, यहाँ पर लिखते हैं W2, फिर इसको यहाँ पर लिखते हैं W3, W4, W5 एंड यहाँ पर लिखते हैं W6। और स्टूडेंट अगर मिनिमम रेशियो हम निकालते हैं, यानी कि डेल्टा जे एक भी पॉजिटिव आएगा, तो स्टूडेंट यहाँ पर मिनिमम रेशियो को निकालेंगे, ये हम डेल्टा जे निकालने के बाद डिसाइड करेंगे। तो यानी कि यहाँ पर CJ आता है स्टूडेंट, यहाँ पर डेल्टा जे आता है, और स्टूडेंट इसके बाद में यहाँ पर Z' आता है, इक्वल टू इसकी वैल्यू होती है CV इंटू WB, इसको निकालेंगे स्टूडेंट यहाँ पर। इसके बाद W1, इसमें कोई चेंज नहीं स्टूडेंट, यहाँ पर -4 था, यहाँ पर -6 है, यहाँ पर -5 है, और स्टूडेंट यहाँ पर 1, यहाँ 0 और यहाँ पर 0। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर देखते हैं कि आउटगोइंग वेक्टर जो हमारा निकला है वो W6 है, इसको यहाँ से हटाएंगे, और इसके बाद यहाँ पर इनकमिंग वेक्टर जो लिखा हुआ है W4, इसको रखेंगे। W1 में कोई चेंज नहीं, तो स्टूडेंट W1 ऐसा ही रहेगा, तो इसकी कॉस्ट में कोई चेंज नहीं। W6 की जगह पर W4 होगा, तो स्टूडेंट W4 के ऊपर जो कॉस्ट लिखी है 1, उसको यहाँ पर लिखेंगे। अब स्टूडेंट W1 फर्स्ट प्लेस पर आया है, तो ये W1 में यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर 1 होगा, शेष सभी नंबर 0 होंगे। W4 सेकंड प्लेस पर आया है बेसिस में, तो W4 में सेकंड प्लेस पर 1 लिखेंगे, शेष सभी नंबरों को 0 लिखेंगे। इसके बाद स्टूडेंट हम की एलिमेंट से एक पूरी रो को डिवाइड करेंगे, तो की एलिमेंट ये इसी पूरी रो को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ डिवाइड करेंगे स्टूडेंट WB में, यहाँ 2 आता है, ये पहले से भर चुका है। यहाँ डिवाइड करते हैं 0 आएगा, यहाँ डिवाइड करते हैं स्टूडेंट 1 से, तो -1 आएगा। यहाँ पर -1 है, इस 1 से डिवाइड करेंगे, हमेशा की एलिमेंट से डिवाइड किया जाता है। 1 में 1 से डिवाइड करेंगे, कोई चेंज नहीं।
0 में डिवाइड करेंगे 0 आएगा और 1 में डिवाइड करेंगे स्टूडेंट 1 आएगा। अब इन खाली प्लेसेस जो बने हुए हैं स्टूडेंट, इनको भरना है। तो खाली प्लेसेस के नीचे देखते हैं जो नंबर भरे हैं, इनको देख रहे हैं। यहाँ 2 लिखा है तो स्टूडेंट यहाँ पर हम 2 लिखते हैं, ये 2 आ गया। ये टेबल से इसका मतलब नहीं है, यहाँ लिखते हैं, यानी कि ये यहाँ पर 2 लिखा है यहाँ पर। फिर स्टूडेंट यहाँ पर खाली है, इसके सामने -1 लिखा है तो यहाँ -1 लिखते हैं। यहाँ खाली है, यहाँ सामने -1 लिखा है तो स्टूडेंट यहाँ पर -1 लिखते हैं। यहाँ खाली प्लेसेस है स्टूडेंट, यहाँ 0 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 0 लिखते हैं। और स्टूडेंट यहाँ खाली प्लेसेस है, इसके सामने 1 लिखा है, इसको 1 लिखते हैं। और अब स्टूडेंट हम जिस रो में यहाँ पर देखते हैं, इसके सामने अब यहाँ पर जिस रो में भरना है, इससे पहली जो टेबल बनी हुई है उसमें देखते हैं कि इसमें भरा क्या है। तो WB में स्टूडेंट यहाँ पर 3 भरा हुआ है तो इसको स्टूडेंट यहाँ पर 3 लिखते हैं। ये खाली प्लेसेस है W2, तो W2 में स्टूडेंट यहाँ पर 0 भरा हुआ है। W3 में देखते हैं स्टूडेंट, W3 में 1 है तो यानी कि यहाँ पर 1 लिखते हैं। इसके बाद स्टूडेंट W5 है तो W5 में यहाँ पर -1 है तो इसको -1 लिखते हैं। इसके बाद स्टूडेंट W6 है, W6 में यहाँ पर 0 है तो स्टूडेंट यहाँ पर 0 लिखते हैं। इसके बाद स्टूडेंट देखते हैं कि की एलिमेंट जो बना हुआ था, हमें फर्स्ट रो में यहाँ पर नंबर भरने, तो की एलिमेंट के ऊपर फर्स्ट रो को देखते हैं। की एलिमेंट के ऊपर फर्स्ट रो को देखते हैं, जिसमें नंबर भरे रहते हैं, जिस रो में नंबर भरने पड़ते हैं स्टूडेंट, उसी रो को की एलिमेंट के सामने देखा जाता है। तो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में भरने तो की एलिमेंट के सामने फर्स्ट रो को देखते हैं, 0 लिखा है। जो भी नंबर हो इसका साइन चेंज करके इन सभी नंबरों में इंटू करना पड़ता है। तो स्टूडेंट 0 है तो 0 में अगर हम माइनस लगाएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ 4 होता तो -4 का इन सभी डिजिटों में इंटू करते हैं। यहाँ पर 0 है तो 0 में माइनस लगाएंगे स्टूडेंट तो 0 ही रहेगा। तो इसका मतलब है इन सभी नंबरों में हम 0 का इंटू करेंगे और 0 का इंटू करने के बाद जो कुछ भी आएगा इसको सॉल्व करके यहाँ लिखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ 3 आएगा, ये भी 0 मिला, इसमें 0 को ऐड करेंगे। यहाँ पर भी 0 आएगा, 1 में ऐड करेंगे। यहाँ 0 आएगा, -1 में ऐड करेंगे। यहाँ 0 आएगा, 0 में ऐड करेंगे। तो ये स्टूडेंट आंसर आया 3 0 1 -1। तो यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट 3, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर -1 और यहाँ पर स्टूडेंट आता है 0। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं यहाँ पर Δ1 भरा हुआ है, Δ2, Δ3, Δ4 भरा हुआ है, Δ5 और Δ6 की। तो स्टूडेंट जो हमारा आंसर होता है Δj, ये होता है Cj माइनस Cv इंटू Wj। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्टूडेंट Δ1 भरा हुआ है, Δ2 की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर Δ2 जो वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट C2, तो यहाँ पर C2 माइनस यहाँ पर लिखेंगे Cv इंटू W2। तो C2 का मतलब है स्टूडेंट इसके ऊपर वाला नंबर, तो यहाँ पर -6 लिखा हुआ है, माइनस लगाए। Cv का इंटू यहाँ पर W2 में करेंगे। Cv स्टूडेंट यहाँ पर है, W2 ये है, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पर -1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं 0 -1। तो इस तरीके स्टूडेंट यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा -1 तो यानी कि -5। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम लिखते हैं -5। अब इसको निकालते हैं स्टूडेंट। जब इसको निकालेंगे तो इस वाले नंबर में से यानी -5 से यहाँ पर माइनस करेंगे और Cv का इंटू इसमें करते हैं तो -4 आ जाएगा स्टूडेंट, और इसका इसमें इंटू करते हैं स्टूडेंट तो यहाँ पर -1 आ जाएगा और ये +5 मिलेगा, -5 स्टूडेंट यहाँ पर 0 आया। जब स्टूडेंट इसका निकालते हैं तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी 0 माइनस Cv को पकड़ते हैं, -4 का इंटू इसमें करते हैं तो +4 आएगा स्टूडेंट, और 1 का इंटू 0 में करते हैं तो स्टूडेंट 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से माइनस का यहाँ पर 4 आ जाएगा। जब स्टूडेंट इसको निकालते हैं तो 0 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 -4 का इंटू यानी Cv है, -4 का इंटू 0 में करेंगे 0 आएगा, और 1 का इंटू स्टूडेंट हम 1 में करेंगे तो यहाँ पर प्लस का 1 आएगा और आंसर आ जाएगा यहाँ से -1। अब देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर सभी Δj नेगेटिव आ गए, 0 या नेगेटिव आ जाएंगे, वही प्रॉब्लम स्टूडेंट हमारी रुक जाएगी और मिनिमम रेशियो को अब नहीं निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जैसे ही सब नेगेटिव आते हैं, 0 आते हैं, वैसे ही यहाँ पर स्टूडेंट मैक्सिमम लिख देते हैं, मैक्सिमम Z' D।
सी भी इंटू डब्ल्यू भी करते हैं, इसका इसमें इंटू करेंगे -12 आएगा स्टूडेंट, और इसका इसमें इंटू करेंगे +2 आएगा। तो सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा -10। तो सभी डेल्टा जे नेगेटिव हो जाएंगे। तो स्टूडेंट ये प्रॉब्लम ऑप्टिमल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन यहाँ पर गिवन करेगी। तो इसमें यहाँ पर लैंग्वेज लिखते हैं और आगे चलते हैं इसको। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखा है सिंस ऑल डेल्टा जे लेस देन इक्वल टू 0, सभी डेल्टा जे नेगेटिव या 0 हो जाएंगे स्टूडेंट, तो हमारा जो बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन होगा ये ऑप्टिमल होगा। तो लिखा हुआ है द करेंट बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल, दस एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द डुअल प्रॉब्लम। जो हमारी डुअल प्रॉब्लम है स्टूडेंट, डुअल बना करके ही सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व कर रहे थे, तो ये डुअल का आंसर आया है। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले यहाँ देखते हैं जो वेरिएबल हमें डुअल में निकालने थे, उसमें 4 वेरिएबल थे, W1, W2, W3 और W4। W5 और W6 को ये सिलेक्ट और सरप्लस ये बाद में जोड़ा था स्टूडेंट। तो डुअल प्रॉब्लम में 4 वेरिएबल आए थे हमारे पास। तो स्टूडेंट यहाँ पर W1 की जो वैल्यू होगी वो WB में लिखी है, यानी कि 3 हो जाएगी। और इसके बाद यहाँ पर W2 देखते हैं स्टूडेंट, इस बेसिस में नहीं है तो 0 लिखते हैं। और इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर W3 देखते हैं, तो W3 भी नहीं है इस बेसिस में, केवल W1 W4 है, तो W3 की वैल्यू 0 है। और स्टूडेंट यहाँ पर W4 देखते हैं, तो W4 की वैल्यू यहाँ पर 2 लिखी हुई है, यानी कि ये वैल्यूज होती है स्टूडेंट यहाँ पर। तो W4 की वैल्यू यहाँ पर 2 लिखी है। तो स्टूडेंट जब हमने प्रॉब्लम लगाई थी यहाँ पर डुअल जब कन्वर्ट किया था, जब डुअल बनाया था स्टूडेंट, तो मिनिमम प्रॉब्लम थी, तो हमें मिनिमम आंसर निकालना है स्टूडेंट, मिनिमम ZD। लेकिन स्टूडेंट जब हमने सिंप्लेक्स टेबल से सॉल्व किया था, सिंप्लेक्स टेबल हमेशा मैक्सिमाइज के लिए बनाई जाती है। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर जो आंसर निकाला है, जो मैक्सिमाइज ZD डैश का निकाला है, यानी सिंप्लेक्स टेबल मैक्सिमाइज के लिए थी और मिनिमाइज हमें डुअल का आंसर निकालना है स्टूडेंट। तो इसमें माइनस का साइन लगा देंगे, तो माइनस मैक्सिमाइज ZD डैश, ये ZD लिखा हुआ है स्टूडेंट यहाँ पर ZD। तो इस तरीके स्टूडेंट इसका जो आंसर आया -10 आया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट माइनस और मैक्सिमाइज ZD डैश का आंसर है -10, तो आंसर इसका +10 आया। लेकिन स्टूडेंट जो हमें प्रॉब्लम गिवन थी वो प्राइमल फॉर्म में थी। अब प्राइमल का आंसर कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट द सॉल्यूशन टू द प्राइमल प्रॉब्लम, सॉल्यूशन द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल टेस्ट हमें ऑप्टिमल ही निकालना है। Thus an optimal solution to the primal problem, तो स्टूडेंट इसको बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत इंटरेस्टेड प्रॉब्लम है यहाँ पर, बहुत इंटरेस्टेड पॉइंट है, इसको बहुत विशेष ध्यान रखना है। जो हमारी प्राइमल फॉर्म थी स्टूडेंट, उसमें केवल और केवल 2 वेरिएबल थे, x1 और x2। तो स्टूडेंट केवल हमें x1 और x2 की वैल्यू निकालनी है, केवल x1 x2 की। और स्टूडेंट जो प्रॉब्लम गिवन थी वो प्रॉब्लम यहाँ पर मैक्सिमाइज की थी, मैक्सिमाइज ZP। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट हमारा मैक्सिमाइज प्रॉब्लम ZP में थी स्टूडेंट, मैक्सिमाइज ZP। तो स्टूडेंट जो मैक्सिमाइज यानी कि जो डुअल का जो आंसर आता है वो प्राइमल का आता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, यानी जो मिनिमाइज ZD का आंसर आया है यही मैक्सिमाइज ZP का आंसर होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैक्सिमाइज ZP जो होगा वो 10 के बराबर है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। केवल x1 x2 को देखना स्टूडेंट, केवल 2 वेरिएबल हैं। तो स्टूडेंट जो प्राइमल प्रॉब्लम होती है इसमें जितने वेरिएबल होते हैं उतने ही स्टूडेंट यहाँ पर जब हम डुअल बनाते हैं, वहाँ डुअल प्रॉब्लम बनाते हैं और डुअल बनाने के बाद हम सिंप्लेक्स से सॉल्व करते हैं, तो सिलेक्ट और सरप्लस को ध्यान रखते हैं क्रम से, पहले चाहे सिलेक्ट आ जाए चाहे सरप्लस आ जाए। तो स्टूडेंट जब डुअल बनाने के बाद हमने सिलेक्ट और सरप्लस को देखा था तो हमारे पास 2 वेरिएबल थे, एक W5 और एक W6। तो हमें W5 और W6 को देखना है।
चाहे कोई पहले सिलेक्ट हो या सरप्लस हो, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर W5 और W6 यही सिलेक्ट और सरप्लस बने हुए थे। आर्टिफिशियल होगा उससे भी कोई मतलब नहीं, केवल सरप्लस और सिलेक्ट, चाहे पहले सिलेक्ट मिल जाए चाहे पहले सरप्लस मिल जाए, कोई भी मतलब नहीं है, केवल सिलेक्ट और सरप्लस पर ध्यान देना है। तो W5 और W6 थे, तो पहला आंसर ये स्टूडेंट यहाँ से और दूसरा आंसर यहाँ से, यानी कि ये जो वैल्यू निकली हुई है स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं डेल्टा 5। ये डेल्टा 5 निकला हुआ है स्टूडेंट, इसका आंसर है यहाँ पर डेल्टा 5। और ये स्टूडेंट यहाँ पर लिखा है डेल्टा 6। तो स्टूडेंट जो हमारे x1 x2 निकलेंगे वो सिलेक्ट और सरप्लस से ही निकलते हैं। पहला नंबर x1 की वैल्यू देगा और दूसरा नंबर x2 की वैल्यू देगा। आर्टिफिशियल से कोई मतलब नहीं है, बना रहे, केवल सिलेक्ट और सरप्लस से मतलब है। तो स्टूडेंट x1 की जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस और पहला वाला डेल्टा, यानी डेल्टा 5 माइनस लगाएंगे और जो भी डेल्टा होगा उसे रखेंगे, हमेशा यही फार्मूला स्टूडेंट। और x2 की वैल्यू निकालेंगे, ये दूसरा वाला डेल्टा होगा, डेल्टा 6, और इसमें भी माइनस लगा देंगे, ये वैल्यू होगी स्टूडेंट। तो इसका जो आंसर आएगा स्टूडेंट यहाँ पर x1 इक्वल टू माइनस, और डेल्टा 5 की जो वैल्यू लिखी है स्टूडेंट -4 है, तो यहाँ पर लिखते हैं -4। और इसी तरीके स्टूडेंट यहाँ पर x2 को देखते हैं, तो x2 की वैल्यू यहाँ पर है माइनस, और डेल्टा 6 की वैल्यू लिखी हुई स्टूडेंट -1, तो -1 लिख देते हैं। इस तरीके जो आंसर आएगा, तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट x1 बराबर यहाँ पर 4, और स्टूडेंट यहाँ पर x2 बराबर जो देखते हैं 1, और स्टूडेंट यहाँ पर मैक्सिमाइज ZP लिखा हुआ है, इसका आंसर आ जाएगा 10। तो ये स्टूडेंट यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये स्टूडेंट होती है यहाँ पर किसी भी प्रॉब्लम को डुअल मेथड से सॉल्व करना है, यानी कि यूज डुअलिटी, यूज डुअल सिंप्लेक्स मेथड अगर है उसका मेथड स्टूडेंट अलग है, यूज डुअलिटी या हम डुअल बना करके प्रॉब्लम को सॉल्व करें, तो यूज डुअलिटी लिख के आएगा, या लिख के आएगा सॉल्व द प्रॉब्लम बाय डुअल मेथड, यानी डुअल से इसे हम सॉल्व करके निकालें। तो स्टूडेंट ये इसका लगाने का प्रोसेस है। तो आज इस वीडियो में यहीं तक। सभी स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। आज इस वीडियो में यहीं तक। दैट्स ऑल।